कल्पना कीजिए, 1 नवंबर 2004 भारतीय टेलीविजन नाटकीय पारिवारिक कहानियों के सागर में डूब रहा था, जहां हर पारिवारिक राज को उजागर करने के लिए 20 एपिसोड लगते थे और हर बातचीत नाटकीय पृष्ठभूमि संगीत के साथ धीमी गति में होती थी। तभी चुपचाप, लगभग किसी का ध्यान न जाते हुए स्टार वन पर एक ऐसा शो प्रसारित हुआ जिसमें कुछ अलग करने का साहस किया। एक ऐसा शो जिसने अपने दर्शकों पर भरोसा किया कि वो नाटक की बजाय बुद्धिमत्ता, तमाशे की बजाय सूक्ष्मता और भावनाओं की बजाय बुद्धिमत्ता को पसंद करेंगे। वो शो था साराभाई वर्सेस साराभाई और आज 2 दशक बाद ये भारतीय टेलीविजन इतिहास के सबसे पसंदीदा सिटकॉम में से एक है। लेकिन यहाँ वो ट्विस्ट है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जब ये पहली बार प्रसारित हुआ था तो लगभग किसी ने इसे देखा ही नहीं था। रेटिंग्स बेहद निराशाजनक थीं। आलोचकों ने इसके अस्तित्व को बमुश्किल ही स्वीकार किया। 18 महीनों में फैले सिर्फ 67 एपिसोड के बाद इसे बेवजह रद्द कर दिया गया। और फिर भी किसी तरह दोबारा प्रसारण, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म और जोशीले मौखिक प्रचार के जादू से ये असफल शो एक सांस्कृतिक घटना में तब्दील हो गया, जो आज भी भारतीय कॉमेडी को प्रभावित करता है। ये कहानी है कि कैसे एक उच्च वर्गीय मुंबई परिवार के बारे में एक परिष्कृत सिटकॉम बुद्धिमान भारतीय कॉमेडी का मानक बन गया। ये माया के तीखे व्यंग्य, मोनिशा की मध्य वर्गीय आदतों, इंद्रवदन की शरारतों और रोशेश की बेहद घटिया कविताओं की कहानी है। ये साराभाई वर्सेस साराभाई की कहानी है। लॉन्गिंग चैनल में आपका स्वागत है। तो अपनी चाय, समोसे या पकौड़े लीजिए, आराम से बैठिए और शुरू करते हैं। लेकिन सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि आगे भी हमारे पास पुराने जमाने का और भी मनोरंजन है। साराभाई बनाम साराभाई के प्रभाव को समझने के लिए उस दौर के टेलीविजन की कल्पना कीजिए। एकता कपूर के धारावाहिक प्राइम टाइम पर छाए हुए थे, क्योंकि सास भी कभी बहू थी जैसे शो अपने अंतहीन पारिवारिक झगड़ों और जटिल साजिशों के साथ दबदबे में थे और दोहरे अंकों की रेटिंग हासिल कर रहे थे। यही वो मनोरंजन परिदृश्य था जिसके बारे में सभी मानते थे कि दर्शक यही चाहते हैं। फिर गुजराती रंगमंच के 2 दिग्गज जमनादास मजीठिया और आतिश कपाड़िया आए, जिनका मानना था कि दर्शक कुछ ज्यादा स्मार्ट देखने के लिए तैयार हैं। ये शो उच्च वर्ग के दिखावे पर हंसता था, जबकि मध्य वर्ग की असुरक्षाओं का मजाक उड़ाता था। व्यंग्य और गर्मजोशी के बीच एक तार पर चलता था। आतिश कपाड़िया की पटकथा बेहद सटीक थी। हर पंक्ति कई उद्देश्यों को पूरा करती थी। कथानक को आगे बढ़ाना, चरित्र को उजागर करना, चुटकुले गढ़ना, कोई आलसी लेखन या आसान पंचलाइन नहीं। हास्य विश्व दृष्टि के टकराव से उभरता था, उन छोटे छोटे पाखंडों से जो हमें इंसान बनाते हैं। देवेन भोजानी ने सहायक भूमिका में अभिनय के साथ साथ निर्देशक के रूप में भी अपनी शुरुआत की। शो की पृष्ठभूमि कफ परेड में थी, जो दक्षिण मुंबई के सबसे प्रतिष्ठित इलाकों में से एक है, जहां सामाजिक हैसियत को सूक्ष्म स्तरों में मापा जाता है। ये सिर्फ एक सेटिंग नहीं थी, ये अपने आप में एक किरदार था जिसने माया साराभाई के विशेषाधिकार और मर्यादा की दुनिया को स्थापित किया। आधार भ्रामक रूप से सरल था। माया और इंद्रवदन साराभाई एक उच्च वर्गीय गुजराती दंपति अपने सबसे छोटे बेटे रोशेश के साथ रहते हैं। उनका सबसे बड़ा बेटा साहिल, जो एक कॉस्मेटिक सर्जन है, अपनी पत्नी मोनिशा के साथ हॉल के उस पर रहता है। केंद्रीय संघर्ष: माया परिष्कृत, सुसंस्कृत और अपनी श्रेष्ठ पसंद की पक्की है। मोनिशा व्यवहारिक, मितव्ययी और अपनी मध्यम वर्गीय पृष्ठभूमि के साथ सहज है। साहिल हमेशा बीच में फंसा रहता है और उन दोनों महिलाओं के बीच शांति बनाए रखने की पूरी कोशिश करता है, जिनसे वो प्यार करता है। सहायक किरदारों ने हास्य की संभावनाओं की परतें जोड़ी। सोनिया, जो एक स्वरघोषित मनोवैज्ञानिक है जिसे हर जगह अपशकुन दिखाई देते हैं। उसका पति दुष्यंत, जो घरेलू उपकरणों के बारे में समझाने का दीवाना है। माया के साले मधुसूदन, जिनकी सुनने की समस्या ने बातचीत को गलत संवाद में बदल दिया। इस शो को खास बनाने वाली बात थी इसका केंद्रीय संघर्ष का उसका चित्रण। माया का घमंड सामाजिक परिस्थितियों से उपजा था, क्रूरता से नहीं। मोनिशा की मध्यम वर्गीय आदतें उसके मूल्यों के प्रति व्यावहारिक प्रतिक्रियाएं थीं, अज्ञानता से नहीं। शो ने किसी का पक्ष नहीं लिया,
इसने दोनों महिलाओं को समान रूप से हास्यास्पद और समान रूप से प्यारा पाया, जो हमारे अपने वर्गीय पूर्वाग्रहों को आईना दिखाता है। माया साराभाई के बारे में किसी से भी पूछे तो वे कहेंगे सुरुचिपूर्ण, परिष्कृत और बेहद बर्बर। रत्ना पाठक शाह ने एक ऐसा किरदार गढ़ा जो आपको अपनी भौहें चढ़ाकर तोड़ सकता था, तारीफों को देर से दिए गए अपमान में बदल सकता था और पूरी तरह से संतुलित लहजे में घोर तिरस्कार व्यक्त कर सकता था। माया को दिखावे, शिष्टाचार और उस दुनिया में मानकों को बनाए रखने की गहरी परवाह थी। प्लास्टिक के फूल सिर्फ गलत नहीं थे, वे स्वाद के लिए भी अपमानजनक थे। चीज का गलत उच्चारण या गलत तरीके से मोड़े गए नैपकिन सभ्यता के खिलाफ अपराध थे। लेकिन माया की प्रतिभा उनकी जटिलता में निहित थी। वे पूरी तरह से गलत नहीं थी। वे सचमुच संस्कृति, कला और बौद्धिक गतिविधियों में विश्वास करती थी। वे चैरिटी समारोहों में इसलिए जाती थी क्योंकि उन्हें परवाह थी। उन दार्शनिकों के उदाहरण देती थी जिन्हें उन्होंने वास्तव में पढ़ा था और उनमें असली परिष्कार था, भले ही उनका इस्तेमाल बेतुके ढंग से किया गया हो। रत्ना पाठक शाह ने ऐसी परतें जोड़ी जो अकेले लेखन से हासिल नहीं की जा सकती थी। मध्यम वर्ग को उनकी उत्कृष्ट अरुचि के साथ प्रस्तुत करना एक किंवदंती बन गया। साथ ही उन्होंने माया की कमजोरी, लगातार आलोचनाओं के बीच उसके सच्चे पारिवारिक प्रेम और उस बदलती दुनिया के प्रति उसके डर को भी उजागर किया, जिसे वो नियंत्रित नहीं कर सकती थी। अगर माया इस शो की धार थी तो इंद्रवदन इसका स्नेही हृदय था। सतीश शाह ने एक सेवानिवृत्त केमिकल इंजीनियर की भूमिका निभाई, जिसने तय कर लिया था कि जिंदगी किसी भी चीज को, खासकर अपनी पत्नी के दिखावे को, गंभीरता से लेने के लिए बहुत छोटी है। इंद्रवदन को दो चीजें पसंद थी, मौज मस्ती करना और माया को परेशान करना। वो शरारतें करता, भद्दे चुटकुले सुनाता और मुनीषा का बचाव करता क्योंकि उसे माया की प्रतिक्रियाएं पसंद आती थी। वो हमेशा बड़ा होने से इनकार करने वाला एक चिरस्थायी बच्चा था, जो माया की कठोर मर्यादा का एक आदर्श प्रतिरूप था। लेकिन शरारतों के नीचे सतीश शाह ने कुछ गहरा खुलासा किया। इंद्रवदन की शरारतें मतलबी नहीं थी, सब कुछ प्यार से उपजा था। वो रोशैश को उसकी कविता और बेरोजगारी के बारे में चिढ़ाता था, लेकिन जरूरत पड़ने पर मदद भी करता था। माया को परेशान करने के लिए उसने मुनीषा का साथ दिया, लेकिन इसलिए भी क्योंकि वो उसकी प्रामाणिकता की कद्र करता था। सतीश शाह और रत्ना पाठक शाह के बीच की केमिस्ट्री शो की रीढ़ थी। उन्होंने एक ऐसे जोड़े की भूमिका निभाई जो लगातार झगड़ते रहते थे, लेकिन जिनके प्यार पर कभी शक नहीं हुआ। हर नजर, हर इंद्रवदन दर्शकों के साझा इतिहास का खुलासा हुआ। साहिल साराभाई परिवार का आम आदमी था, तूफान में शांत आंख। एक सफल कॉस्मेटिक सर्जन के रूप में वो परंपरा और आधुनिकता, माता पिता की अपेक्षाओं और वैवाहिक सामंजस्य के बीच झूलते आधुनिक भारतीय पेशेवर का प्रतिनिधित्व करता था। सुमीत राघवन ने हास्यपूर्ण संयम के साथ साहिल का किरदार निभाया। जहां बाकी सभी लोग जीवन से बढ़े थे, वहीं वो जमीन से जुड़े, व्यवहारिक और हमेशा थके हुए रहे। उनके हतप्रभ भाव, हार मान चुकी आहें और तर्क के निरर्थक प्रयास आसपास की बेतुकी बातों पर चलती फिरती टिप्पणी बन गए। साहिल की प्रतिभा इसका असंभव जाल था। अपनी माँ से प्यार करो, अपनी पत्नी से प्यार करो, लेकिन क्या हो जब वे मूल रूप से विरोधी हों? उसने कूटनीति, ध्यान भटकाने और कभी-कभी छिपने की कोशिश की, कुछ भी काम नहीं आया। शांति बनाए रखने में उसकी निरंतर विफलता में दर्शकों ने खुद को देखा। हर बेटा माँ और पत्नी के बीच फंसा, हर व्यक्ति जो अनुचित परिस्थितियों में भी समझदार बनने की कोशिश कर रहा था। मोनिशा ने साराभाई बनाम साराभाई को लाखों मध्यम वर्गीय भारतीयों के लिए प्रासंगिक बना दिया। वो स्थानीय विक्रेताओं से सब्जियां खरीदती, गिफ्ट रैप का दोबारा इस्तेमाल करती, सेल का आनंद लेती, बेझिझक धारावाहिक देखती और अपनी पहचान के साथ सहज रहती। हालांकि माया को ये सब खतरनाक लगता था। रूपाली गांगुली ने मोनिशा का किरदार संक्रामक ऊर्जा और अटूट आत्मविश्वास के साथ निभाया। मोनिशा जानती थी कि माया उसे लगातार आंकती रहती है और उसे इसकी परवाह ही नहीं थी। उसे अपनी पहचान पसंद थी, उसे अपने व्यावहारिक दृष्टिकोण पर गर्व था। अगर वो मध्यम वर्गीय था तो शायद मध्यम वर्गीय होना इतना बुरा नहीं था। मोनिशा को वीर बनाने वाली बात ये नहीं थी कि उसने खुद को बदला या माया को जीत लिया, बल्कि ये थी कि वो लगातार दबाव के बावजूद अपनी पहचान बनाए रखने में कामयाब रही। वो साहिल से बहुत प्यार करती थी, लेकिन उसकी माँ के लिए कोई और नहीं बनना चाहती थी। उसकी जिद्दी प्रामाणिकता एक क्रांतिकारी बात का प्रतीक थी। आपको अपने होने के लिए माफी मांगने की जरूरत नहीं है।
मोनिशा माया का रिश्ता शो का दिल था। हर एपिसोड में उनके बीच बातचीत होती थी। माया की तीखी टिप्पणियों का जवाब मोनिशा के खुशमिजाज बेखबरीता या बेबाक व्यावहारिकता से मिलता था। ये महज चुटकुले नहीं थे, ये घरेलू बहस के रूप में मूल्य और महत्व के बारे में दार्शनिक बहसें थी। और फिर रोशेश था। अगर किसी किरदार ने भारतीय पॉप संस्कृति में सचमुच अमरता हासिल की है तो वो ये नाक से आवाज निकालने वाला, कविताएं लिखने वाला मामा का लाडला है, जिसने कलात्मक दिखावे से जुड़ी हर प्यारी और उभास योग्य चीज को मूर्त रूप दिया। राजेश कुमार ने एक ऐसा किरदार गढ़ा जो दयनीय हो सकता था लेकिन अजीब तरह से प्यारा बन गया। रोशेश एक असफल अभिनेता था जो मेंढकों, बादलों, टूथपेस्ट और अपनी माँ के बारे में वस्तुनिष्ठ रूप से भयानक कविताएं लिखता था। अनजाने में हास्य की उत्कृष्ट कृतियां जो तकनीकी रूप से तुकबंदी तो करती थीं, लेकिन अर्थहीन थी। फिर भी वो उन्हें पूरी ईमानदारी से प्रस्तुत करता था, अपनी प्रतिभा का लोहा मानता था। कविता का ये मजाक कभी पुराना नहीं पड़ा क्योंकि कुमार ने नए पहलू खोज निकाले। कभी हास्य कविता से ही आता था, कभी पारिवारिक प्रतिक्रियाओं से। इंद्रवदन और साहिल हंसी दबाते थे जबकि माया मुस्कुराती थी। कभी कभी हर कोई एक और पार्ट से बचने की बेताब कोशिश करता था। हास्य के पीछे कुछ और भी दुखद छिपा था। रोशेश बचपन में फंसा हुआ था, बड़ा नहीं हो पा रहा था क्योंकि माया की स्वीकृति का मतलब था कभी परिणामों का सामना न करना। लॉन्च ना कर पाना पूरी तरह से उसकी गलती नहीं थी। माया ने एक सुरक्षित माहौल बनाया था जहां भ्रमों को चुनौती दिए बिना पनपने दिया जा सकता था। ये बेतुके हास्य में लिपटी हुई पालन पोषण और सक्षमता पर एक सूक्ष्म टिप्पणी थी। साराभाई बनाम साराभाई की कोई भी चर्चा उन सहायक कलाकारों के बिना पूरी नहीं होती जिन्होंने साराभाई की दुनिया में गहराई जोड़ी। निर्देशक देवेन भोजानी द्वारा अभिनीत दुष्यंत पेंटर, दामाद और इंजीनियर थे जो रेफ्रिजरेटर से लेकर रिश्तों तक हर चीज समझाने से खुद को नहीं रोक पाते थे। उनका नारा मैं समझाता हूँ अवांछित तकनीकी सहायता का पर्याय बन गया था। भोजानी की भाव शून्य प्रस्तुति ने समझ से परे व्याख्याओं को भी तर्कसंगत बना दिया। परिवार की बेटी और स्वयंभू मनोवैज्ञानी सोनिया साराभाई आकस्मिक घटनाओं की व्याख्या ब्रह्मांडीय संकेतों के रूप में करती थी। क्षिति जोग द्वारा अभिनीत उन्होंने उच्च वर्गीय परिष्कार और अंधविश्वास के मिलन को दर्शाया, जिससे बेतुकेपन की एक और परत जुड़ गई। इंद्रवदन के साले मधुसूदन कुछ भी ठीक से सुन नहीं पा रहे थे। हर बातचीत गलतफहमी में बदल जाती थी। उनका लगातार है कहना दृश्यों को बिल्कुल सही समय पर भ्रम में डाल देता था। अरविंद वैद्य ने मधुसूदन की भूमिका उल्लेखनीय विविधता के साथ निभाई। साराभाई वर्सेस साराभाई को दूसरे भारतीय सिटकॉम से सिर्फ अभिनय या कॉन्सेप्ट ही अलग नहीं करता था, बल्कि लेखन भी। आतिश कपाड़िया ने ऐसे संवाद गढ़े जो कई स्तरों पर कारगर रहे। चुटकुले जो किरदार को उजागर करते थे और ऐसे संवाद जो आपको हंसाते हुए आगे बढ़ते कथानक का आदान प्रदान करते थे। शो ने अपने चुटकुलों को कभी समझाया नहीं, दर्शकों पर भरोसा किया कि वे संदर्भों, सामाजिक टिप्पणियों और शब्दों के खेल को समझ लेंगे। जब माया ने मोनिशा का उच्चारण सुधारा तो सामाजिक गतिशीलता को पहचानने से हास्य पैदा हुआ। जब इंद्रवदन ने रोशेश के साथ मजाक किया तो स्थापित किरदारों के रिश्तों से हास्य उभर कर आया। लेखन उल्लेखनीय रूप से कुशल था। 23 मिनट के एपिसोड ने परिस्थितियों को स्थापित किया, जटिलताओं को विकसित किया और बिना किसी पूर्वानुमेयता के संतोषजनक ढंग से हल किया। कोई समय बर्बाद नहीं हुआ, कोई फिजूल खर्ची नहीं। हर पल ने एक उद्देश्य पूरा किया। संवाद किरदारों की आवाज का एक उत्कृष्ट नमूना था। माया के सूक्ष्म कटाक्षों के साथ पूरी तरह से गढ़े गए वाक्य, इंद्रवदन की चंचल छेड़खानी, साहिल के तर्क करने के बेताब प्रयास, मोनिशा की हंसमुख व्यावहारिकता, रोशेश की आडंबरपूर्ण घोषणाएं, दुष्यंत की तकनीकी शब्दावली। हर किरदार अपनी अलग अलग भाषा बोलता था जो उसके व्यक्तित्व और विश्व दृष्टि को दर्शाता था। समय के साथ साथ कई चुटकुले बनते गए। रोशेश की कविताएं बदताब होती गईं, दुष्यंत की व्याख्याएं और भी अबुझ होती गईं। माया के मध्यम वर्गीय उच्चारण ने नए तिरस्कार के स्तर को छुआ। ये सिर्फ दोहराए गए चुटकुले नहीं थे, ये चरित्र के गहरे होते गुण थे। तकनीकी पहलू भी उतने ही क्रांतिकारी थे। उच्च वर्गीय मुंबई को दर्शाने वाले सेट बनावटी नहीं बल्कि जीवंत लगते थे। माया का अपार्टमेंट उनकी पसंद को दर्शाता था।
सुरुचिपूर्ण फर्नीचर, चुनिंदा कलाकृतियां, सब कुछ व्यवस्थित ढंग से रखा हुआ। मोनिशा और साहिल के अपार्टमेंट में उनका प्रभाव साफ दिखाई देता था। आरामदायक, व्यावहारिक, कभी-कभी अव्यवस्थित। स्थानिक विरोधाभास ने शो की केंद्रीय संघर्ष को दृष्टिगत रूप से और मजबूत किया। कैमरा वर्क सीधा साधा था, जिससे संवाद और अभिनय निखर कर आते थे। समकालीन धारावाहिकों के विस्तृत मूवमेंट और नाटकीय क्लोजअप के विपरीत साराभाई ने अपनी दृश्य शैली को सरल रखा। वाइड शॉट्स ने पात्रों के रिश्तों को स्थापित किया, मीडियम शॉट्स ने प्रतिक्रियाओं को कैद किया, क्लोजअप ने नाटकीयता के बजाय जोर दिया। यहाँ तक कि थीम गीत का हल्का जैजी पियानो रिफ भी बोले जाने से पहले ही माहौल तय कर देता था, जो परिष्कार, शहरीपन और बुद्धिमत्ता का संकेत देता था, आपको आगे की दुनिया के लिए तैयार करता था। कहानी यहीं से अप्रत्याशित मोड़ लेती है। अपनी शानदार प्रस्तुति के बावजूद साराभाई वर्सेस साराभाई अपने मूल प्रसारण में बुरी तरह असफल रहा। 1 नवंबर 2004 को स्टार वन पर इसका प्रीमियर हुआ, लेकिन लगभग किसी ने इसे देखा ही नहीं। रेटिंग्स के मामले में ये एक बड़ी आपदा थी। 2005 में एक साक्षात्कार में सतीश शाह ने प्रशंसकों को चौंका दिया। जब तक लोगों को पता चला कि ये एक अच्छा धारावाहिक है और उन्होंने इसे देखना शुरू किया, तब तक टीआरपी की कमी के कारण इसे बंद कर दिया गया था। ये मेरे टीवी करियर की पहली असफलता थी। मुझे बहुत बुरा लगा। भारत के सबसे प्रिय हास्य अभिनेताओं में से एक ने इसे अपनी पहली टेलीविजन असफलता बताया। 16 अप्रैल 2006 को केवल 67 एपिसोड के बाद शो बंद हो गया। कोई ग्रैंड फिनाले नहीं, बस रद्द कर दिया गया। फिर कुछ जादुई हुआ। शो साप्ताहिक के बजाय रोजाना प्रसारित होने लगा। अचानक लोगों ने इसे देखा, बात फैल गई। दफ्तरों में कर्मचारियों ने एपिसोड पर चर्चा की, कॉलेज के छात्रों ने संवाद उद्धृत किए, यूट्यूब क्लिप्स वायरल हो गए, डीवीडी बिक गई। साराभाई वर्सेस साराभाई एक कल्ट क्लासिक बन गया, पुरानी यादों से नहीं बल्कि एक सच्ची खोज से। लोगों को एहसास हुआ कि उन्होंने क्या खो दिया था। 20 साल की उम्र तक ये एक सांस्कृतिक कसौटी बन चुका था। मोनिशा, ये तो बहुत ही मध्यम वर्गीय है, और मम्मी, मैंने कविता लिखी है जैसे शब्द भाषा में छा गए। माया की आंखें घुमाने वाली हरकतें जीआईएफ बन गई। 2004 में असफल हुए एक शो को एक दशक बाद लाखों प्रशंसक मिले। जून 2016 में सतीश शाह के 65वें जन्मदिन पर कलाकार फिर से एक साथ आए। प्रशंसकों ने गौर किया, सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया। फिर ये आधिकारिक हो गया, साराभाई बनाम साराभाई वापस आ रहा है। 15 मई 2017 को साराभाई बनाम साराभाई टेक 2 का प्रीमियर हॉटस्टार पर पूरी मूल कास्ट के साथ हुआ। 7 साल बाद साहिल और मोनिशा का एक बेटा हुआ। माया अब भी जज करती थी, मोनिशा अब भी विरोध करती थी, साहिल अब भी मध्यस्थता करता था और रोशेश अब भी घटिया कविताएं लिखता था। 13 एपिसोड के इस पुनरुद्धार ने साबित कर दिया कि केमिस्ट्री फीकी नहीं पड़ी थी। लेखन तीखा और अभिनय शानदार रहा, लेकिन शो आत्मजागरूक हो गया था, अपनी पंथ स्थिति का हवाला देते हुए और चौथी दीवार तोड़ते हुए। ये मेटा हास्य पुराने प्रशंसकों के लिए तो कारगर रहा, लेकिन मूल के साधारण सुखों से दूरी पैदा कर गया। टेलीविजन भी बदल गया था। स्ट्रीमिंग ने दर्शकों को वैश्विक कॉमेडी तक पहुंच प्रदान की, जिससे मानक ऊंचा हो गया। टेक 2 अच्छा था, लेकिन अप्रत्याशित रूप से कुछ शानदार खोज का जादू दोबारा नहीं बना सका। फिर भी रद्द होना, पंथ का दर्जा प्राप्त करना और एक दशक बाद मूल कलाकारों के साथ पुनर्जीवित होना उल्लेखनीय था। ये शो की स्थायी अपील का प्रमाण था। 20 साल बाद साराभाई वर्सेस साराभाई बुद्धिमान भारतीय कॉमेडी का मानक बना हुआ है। इसका प्रभाव उसके बाद आए हर सिटकॉम ने दिखाई देता है। इसने साबित कर दिया कि भारतीय दर्शक बिना किसी हंसी मजाक या अतिशयोक्ति के परिष्कृत हास्य चाहते हैं। इस शो की सार्वभौमिकता इसे कालातीत बनाती है। हर कोई माया या मोनिशा को जानता है, साहिल जैसी वफादारियों के बीच फंसा है, या उसके परिवार का कोई सदस्य रूसैश जैसे शौक में डूबा हुआ है। विशिष्ट रूप से मुंबई के उच्च वर्गीय गुजराती थे, लेकिन गतिशीलता सार्वभौमिक थी। हास्य समय के साथ पुराना होता गया क्योंकि ये चरित्र और अवलोकन पर आधारित था, न कि सामयिक संदर्भों पर। माया के दिखावे या मोनिशा की व्यावहारिकता पर एक मजाक 2025 और 2004 में भी उतना ही कारगर है।
सबसे महत्वपूर्ण बात, साराभाई वर्सेस साराभाई ने साबित कर दिया कि भारतीय दर्शक बुद्धिमत्ता को अपनाते हैं। इसकी मूल विफलता इसलिए नहीं थी क्योंकि दर्शक तैयार नहीं थे, वे बस इसके अस्तित्व के बारे में जानते ही नहीं थे। एक बार पता चलने के बाद उन्होंने इसे पूरी तरह से पसंद किया। असफलता से एक घटना तक का सफर दिखाता है कि अच्छी कला को अंततः अपने दर्शक मिल ही जाते हैं। इसलिए थोड़े धैर्य रखिए और इच्छुक दर्शकों को अपनी कला की अंततः शरण मिल जाएगी। आज साराभाई बनाम साराभाई पर दोबारा गौर करें तो जो बात आपको प्रभावित करती है वो सिर्फ इसकी मज़ेदारी नहीं है, बल्कि इसके हर पहलू में इसकी परवाह है। लेखनी जिसे कभी कमतर नहीं आंका गया, व्यंग में मानवीयता तलाशते अभिनय, विषय वस्तु पर इतना भरोसा कि उसे सरल रखा जा सके, निर्देशन। स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म और घटती ध्यान अवधि के बदलते टेलीविजन परिदृश्य में साराभाई बनाम साराभाई प्रासंगिक बना हुआ है। ये आत्मा के लिए सुकून देने वाला भोजन है। एक ऐसी याद दिलाता है जब टेलीविजन एक साथ स्मार्ट और जोशीला हो सकता था, जब पारिवारिक कॉमेडी का मतलब था बुद्धि और दिल का सही संतुलन। तो साराभाई परिवार को फिर से देखिए। मोनिशा के मध्यवर्गीय अपराधों पर माया को आंखें मूंदते देखिए, इंद्रवदन को शरारतें रचते देखिए, साहिल को थके हुए हार मानकर आहें भरते देखिए, रोसेश को एक और घटिया कविता तैयार करते देखिए। याद कीजिए कि जब हर कोई कुछ खास बनाने की परवाह करता है तो टेलीविजन क्या हो सकता है। ये साराभाई बनाम साराभाई की विरासत है। इस बात का सबूत कि समझदार कॉमेडी को दर्शक मिलते हैं, गुणवत्ता अंततः जीतती है और कभी-कभी वे शो जो हमें सबसे ज्यादा पसंद आते हैं अलग होने की हिम्मत करते हैं। अगर आपको ये गहराई से जानने का मौका मिला है तो लाइक बटन दबाएं और हमारी संस्कृति को आकार देने वाले शो और फिल्मों के बारे में और अधिक जानकारी के लिए द लॉन्ग लाइन चैनल को सब्सक्राइब करें। साराभाई से जुड़े अपने पसंदीदा पल या उस किरदार के बारे में एक टिप्पणी जरूर लिखें जिससे आप सबसे ज्यादा जुड़ाव महसूस करते हैं। चाहे टीम माया हो या टीम मोनिशा, हम सब इस बात पर सहमत होंगे, ये बेहद शानदार टेलीविजन है।